Hi guys, this is Om Chaudhary and you're watching Levin Institute of Physics. Guys, as you know, in the last video we have discussed about electric charge and its properties. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं the most important topic of electrostatic which is Coulomb's law. ठीक है, 1785 की बात है कि मतलब कुलम्ब साहब ने बताया कि किसी भी दो चार्ज के बीच जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, मतलब कितने मैग्नीट्यूड से वो फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है, या फिर वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो उन्होंने एक टॉर्सनल बैलेंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा. कौन सा एक्सपेरिमेंट? सेंसिटिव टॉर्सन बैलेंस. एक मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि उसमें मतलब उन्होंने ये चीज़ मतलब पूरा जो टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट था, हालांकि ये कोई मैटर नहीं करता, ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि वो बेसिकली क्या था. तो उन्होंने मतलब उससे प्रेडिक्ट करा कि किसी भी दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है. उन्होंने उसी टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से बताया. ठीक है, और देखते हैं कि कुलम्ब ने क्या कहा कि अगर कोई भी दो चार्ज Q1 और Q2, हमने सेम नेचर का चार्ज ले रखा है, और उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ किया कि दो चार्ज को उन्होंने देखा, दो मतलब स्फीयर लिया, चार्ज स्फीयर, और उसके बीच उन्होंने मतलब फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने की कोशिश की. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मान लो कि ये Q1 और Q2 चार्ज है, तो अपन जानते हैं लास्ट डे हमने बोला हुआ है कि फोर्स हमेशा क्या लगता है, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इधर ये क्या लग जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. क्लैरिटी बातों में. और ये दोनों फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है. ऐसा अपन जानते हैं. ये चीज़ क्या बताता है कि दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर मैं दोनों का लेता हूँ, मतलब मॉड ले लेता हूँ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. मतलब क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और इस दोनों को मैंने कह दिया F, ऐसा मैंने मान लिया. ठीक है, तो कुलम्ब साहब ने क्या बताया कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1. बहुत सारे लोग इसे स्किप कर देते हैं कि मतलब वो मैग्नीट्यूड यूज नहीं करते हैं. ठीक है, तो न्यूमेरिकल मतलब करते वक्त बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ जाती है कि वो मतलब चार्ज को भी मतलब साइन के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है. बिल्कुल भी इस चीज़ को अवॉइड करना है कि हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है. जब भी आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो चार्ज के मैग्नीट्यूड हमेशा हमें देखना है, राइट. तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस. ठीक है, ये क्या है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा है ना, उसी की तरह, मतलब जैसे वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड था ग्रेविटेशनल लॉ, उसी तरह से ये कुलम्ब लॉ जो है ये भी क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे ही बेस्ड है. क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है. क्लैरिटी बातों में. तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे अपन क्या कह देते हैं, कुलम्ब कांस्टेंट. मतलब क्या, K, ये स्मॉल k से डिनोट करना आप, Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, तो इस K का वैल्यू यार क्या हो जाता है, K का ये जो वैल्यू अपन लिखते हैं, ये लिखते हैं 1/4 पाई, और ये वाला चीज जो दिख रहा है ना, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट. क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और इसका वैल्यू आप लिख लेना कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹. और जब आप इस K का यूनिट फाइंड आउट करने जाओगे तो ये K का यूनिट क्या हो जाएगा, बता सकते हो तुम? जरूर बता सकते हो. मतलब क्या, न्यूटन इधर है, ये मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर ये कुलम्ब, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम्ब, इसका भी यूनिट क्या होगा, कुलम्ब, तो कुलम्ब स्क्वायर हुआ. तो इसे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब स्क्वायर. तो ये हो जाएगा यार इसका डायमेंशन. ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये एप्सिलॉन नॉट क्या है ना. तो ये एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या कह लूँगा, ये एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होता है ये क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12. ठीक है, ये इतना होता है. आपको इसका यूनिट लिखना है. ठीक है, और डायमेंशन. ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको. ठीक है, ऑप्शन में लिख दूंगा क्या है, आप जरा से सुनना. इसे मैं क्या कहता हूं, परमिटिविटी. क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस.
ठीक है, मतलब ये क्या है, वैक्यूम है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फ्री स्पेस परमिटिविटी, बोथ आर द सेम थिंग, राइट। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को। क्लियर है ये चीज़? अच्छा सर, बेसिकली ये परमिटिविटी है क्या? ये आप जो देख रहे हो कि ये वाला परमिटिविटी, बेसिकली ये परमिटिविटी है क्या? तो बेसिकली परमिटिविटी कहते हैं कि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से आप कहते हो ना कि किसी भी वायर से अगर करंट जाता है तो वो क्या करता है, वायर रेसिस्टेंस ऑफर करता है। उसी तरह से परमिटिविटी का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करना। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को क्या करता है, ये रिड्यूस करने की कोशिश करता है, एक रेसिस्टेंस ऑफर करता है। क्लैरिटी बातों में? तो यही है एक तरह से परमिटिविटी, अगर मतलब हल्का फल्का वर्ड में कहें तो परमिटिविटी बेसिकली वही है। और अगर इसका मतलब डीप जाएंगे तो अपन समझेंगे ये कहाँ पर, कैपेसिटर के अंदर, कि इस परमिटिविटी का क्या रोल है। वैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली परमिटिविटी और किस तरह से वैरी कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फोर्स जो मैं अगर मुझे कभी लिखना हो तो फोर्स में क्या लिख सकता हूँ, दो चार्ज के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अब से फॉर्मेट ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हुआ। और जब कभी भी आपको फोर्स चाहिए, मान लो कि कोई भी दो चार्ज है, क्या है, दो चार्ज है, उसके बीच आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ये सेपरेशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या यूज़ कर लेना है, 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, इतना होता है। क्लियर है बात? ठीक है, और ये कैसे आता है उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, बस आपको ये वैल्यू याद रखना है कि k का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। जैसे जस्ट आप देखो ना, मतलब थोड़ा सा सिमिलर है। किसके सिमिलर है सर ये, F = Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर जैसा सिमिलर है कि नहीं। बस ये G किससे रिप्लेस हो चुका है, इस K से रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो बस जिस तरह से अपन G यूज़ करते थे ना कि मतलब 6.67 × 10⁻11, उसी तरह से ये K का वैल्यू भी है। ठीक है, मतलब क्या, 9 × 10⁹। ठीक, तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। क्यों होता है, क्योंकि फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला ये वाला फैक्टर है 9 × 10⁹। और यहाँ पे जो G जो था वो कितना आ रहा था, 6.67 × 10⁻11। तो वो G ही मतलब काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। क्लैरिटी बातों में? तो अब एक आप क्वेश्चन लिखें, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट का आपको डायमेंशन बताना है कि ये डायमेंशन क्या होगा। और आपको जब मतलब मैं अभी ऑप्शन लिख दूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करना है। आपको नीट और जेई की कसम है, आपको आंसर ज़रूर करना है। और ये बिल्कुल भी मतलब डरने की बात नहीं है कि मतलब मेरा गलत हो जाएगा, और ऐसा आपको ये भी नहीं करना है कि मतलब मैं कोई बुक ले लिया या फिर गूगल में सर्च मार रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताओ, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है आपने, राइट। ये तो पूरा का पूरा लाइफ ना आपका गूगल करते ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमेशा मतलब अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करो यार। मतलब आप एक तरह से अभी क्या हो, एक बच्चे की तरह हो। ठीक है, आपका अभी लर्निंग पीरियड है, क्योंकि आपने कभी किसी बच्चे को ऑब्जर्व करा है, छोटे से बच्चे को जब वो चलना स्टार्ट करता है तो वो बार बार गिरता है लेकिन फिर भी वो चलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बस आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, उस बच्चे की तरह होना चाहिए कि मुझे सीखना है और हमारे मतलब कोई भी गलती से हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। बस आपका माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए, तो आप लाइफ में आगे जा सकते हो। ठीक है, तो आप लिखें जरा सा इसका ऑप्शन, मैं आपको ऑप्शन लिखवा देता हूँ। इसका ऑप्शन क्या है, ये बेसिकली अपना बुकलेट है यार। ठीक है, बुकलेट है। ठीक है, इसमें मतलब बहुत सारे मतलब लगभग 500 से 600 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिर्फ क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये कलेक्शन है जो भी मतलब बेटर कलेक्शन है बहुत सारे बुक्स का, वो हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो आप देखो क्या पहला ऑप्शन है आपके पास, लिखते जाएं। ये बेसिकली आपका ये ऑप्शंस था और ये आंसर ज़रूर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आकर। ठीक है, चलो तो ये हो गया।
अब अपन बात करते हैं कि जब मीडियम प्रेजेंट होगा, मतलब कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है उसे हमने क्या कर दिया, मान लो कि वाटर के अंदर जाके रख दिया, तो क्या फोर्स चेंज होगा या नहीं होगा? क्या फोर्स इतना ही होगा, मतलब जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मतलब फोर्स क्या इतना ही होगा या कुछ चेंज हो जाएगा? ठीक है सर, चेंज तो होगा ज़रूर। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूँ, अगर मान लो कि दो मास है m1 और m2, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, m1 और m2, उसे मैंने वाटर में जाके क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है, तो क्या उसके बीच फोर्स चेंज हो सकता है? क्या फोर्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा? क्या हो सकता है, क्या तुम सोचते हो? तो सर जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि ये कैपिटल जी जो है ना वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। क्लैरिटी बातों में। लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब के जो है बेसिकली, ये क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट है। अगर आप वाटर में जाके रख दोगे तो फोर्स कुछ चेंज हो सकता है, और वो किस तरह से वैरी करता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देखो, क्या फिर से डायग्राम बनाओ, और बस यहाँ पे वैक्यूम की जगह पे क्या कर लेना है आपको, ये मीडियम लिख लेना है। क्या लिख लेना है, मीडियम, ठीक है, ये मीडियम आपने लिख लिया। बाकी ये सब कुछ सेम है, ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है आपने, ठीक है। और क्या, अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये सब आप लिखने को लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज़? तो अब बात कर लेते जब मीडियम हो जाएगा तब क्या होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये जब फोर्स लिखते हैं किसी मीडियम में, किस में लिख रहे हैं, मीडियम में लिख रहे हैं, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन r²। ऐसा कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये लिख लेना आप, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। मैं जो कुछ भी बोर्ड पे लिखता हूँ वो सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कॉपी डाउन, ठीक है। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया, और इसे कहते क्या है यार, एप्सिलॉन नॉट के। अब सर क्या सर बाउंसर मार रहे हो, ये कुछ कुछ ला के एप्सिलॉन क्या है ये, है ना यार ये थोड़ा सा आज बाउंसर झेलना पड़ेगा, सब कुछ आपके लिए नया है ये, ठीक है। इस के को अपन क्या नाम देते हैं, के है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कैपिटल के से इसे डिनोट करना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसे कह देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कह लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लैरिटी बातों में, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये चीज़ सर, अब ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो यार डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। ये लिखते जाना कहीं कहीं, मतलब कॉपी के कहीं कॉर्नर वगैरह में। वैसे ये चीज़ आएगा, फिर से एक बार ये चीज़ आएगा, ये कहाँ पे आएगा, कैपेसिटर में आएगा। क्लियर है ये चीज़? तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली बात कर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक है क्या। तो डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हो तो इन जनरल मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन जब आप इसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, बस आप नाम से अभी समझें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं रख देता हूँ तो ये डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब इंसुलेटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, और उसी चीज़ को कह देते हैं बाद में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या कह देते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। हालांकि इन सब चीज़ों से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब ये आपको मैं बताऊंगा, पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा कैपेसिटर के अंदर कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, और वहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू डिस्कस, राइट। तो ये के क्या है यार, डायमेंशन, मतलब इसका जो डायमेंशन की बात करते हैं तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डायमेंशन लेस। ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये डायमेंशन लेस होता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अगर कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि बाबू बताओ कि के का डायमेंशन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि ये सर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्लैरिटी बातों में। अब जरा सा सुनना, अगर मैं ये वाला चीज़, इस ई का वैल्यू इस फॉर्मेट में जाके मैं रख दूंगा तो मेरा फॉर्मेट क्या बन जाएगा,
ये एफ मीडियम को एम, चलो लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा जरा सा देखना, एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यार, थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है मुझे, देखो बताता हूँ, ये एफ मीडियम, ठीक है। ये एफ मीडियम आप कितना बोल लोगे, ये वाला चीज़ यहाँ पे जाके रखोगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? क्या आप इस के को बाहर कर सकते हो? बिल्कुल सर, इस के को अगर मैं बाहर कर लूँगा तो ये फॉर्मेट कैसा बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? तो एक बात देख रहे हो कि ये वाला फॉर्मेट ही बेसिकली यहाँ पे आके मतलब रख देंगे। मतलब क्या, ये एफ मीडियम, मतलब मीडियम में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन के, जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा था वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है मीडियम के अंदर, ठीक है। ये के टाइम्स डिक्रीमेंट आता है, 1/k टाइम्स ऑफ एफ। समझ रहे हो, ये चीज़ दिख रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर, कि वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा है, वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा है, अब वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर आप उस दो चार्ज को किसी मीडियम में जाके रख देते हो। समझ आ रही बात? मान लो कि मैंने देखा कि दो चार्ज जब एयर में हमने रखा, मान लो कि इस रूम में मैंने रखा हुआ है दो चार्ज को, Q1 और Q2 को फिक्स करके पकड़ करके रखा हुआ है, और उसके बीच जब हमने फोर्स मेजर किया तो मान लो कि वो 10 न्यूटन आया। कितना आया? 10 न्यूटन का। लेकिन जब वही दोनों चार्ज को, वही चार्ज, उसको मैंने क्या कर दिया, पानी के अंदर जाके रख दिया। कहाँ रख दिया? पानी के अंदर जाके रख दिया। तो वो अब मुझे दिखा कि ये काफ़ी कम हो गया, 10 से ये काफ़ी कम हो चुका है, मतलब ये लगभग 1/8 न्यूटन हो चुका है। ये काफ़ी कम नहीं है, काफ़ी कम हो गया है। मतलब क्या सर, कि जब आप किसी मीडियम में रखते हो तो फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए अपन बोलेंगे क्या, कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो चेंज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम में चेंज हो जाता है, और ऑब्वियस सी बात है वो घट जाता है, ठीक है। तो हर एक मीडियम का, मतलब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है, कोई आप दूसरा चीज़ लोगे, पेपर लोगे तो उसका अलग होता है, एयर का अलग होता है, एयर डिपेंडेंट होता है। 1 ATM पे अगर यूज़ करते हो तो वो लगभग 1 के बराबर होता है के का वैल्यू। के का वैल्यू कितना हो जाता है एयर के लिए, ये 1। कहाँ पर, अगर मैं 1 ATM प्रेशर की बात करता हूँ तो 1 ATM प्रेशर पे इतना। और अगर वाटर की बात कर लें, वाटर ये 80 होता है, वाटर के लिए कितना होता है, 80 होता है। इसलिए आप देख रहे हो कि मैंने डायरेक्ट 1/8 न्यूटन कर दिया है। सोच रहे होगे 1/8 क्यों लिखा, 5 क्यों नहीं लिख दिया, तो वो यार मतलब मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। मतलब ये हमने क्या बोला था कि ये जब एयर में था, मतलब वैक्यूम में था, तो ये 10 न्यूटन था, और जब हमने ये वाटर में रख दिया तो वाटर में रखने पे ये कितना हो गया है, 1/8 हो चुका है। क्लैरिटी बातों में? तो इस तरह से यार मतलब फोर्स मीडियम और वैक्यूम में वैरी करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। तो ये चीज़, अब कुछ आप लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ। क्या हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। और न्यूमेरिकल यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स समझना है, पूरा फील करना है, तो आपको न्यूमेरिकल ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं करा तो मतलब फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल, आपका फिजिक्स उतना ही इम्प्रूव होगा। अदरवाइज फिजिक्स को इम्प्रूव करने का और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा सीख लूँगा यार आपसे, है ना। तो लिखें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ। चलो देखो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको ना सबसे पहला, मतलब ये मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी में लिख दिया है, तो सबसे पहले आपको ये वाला लिखना है। क्या लिखना है, कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड। ये आप पहले में लिखें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आप ये डालना, कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड, कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। जिस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ किसके लिए वैलिड था, पॉइंट मासेस के लिए, उसी तरह से ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस किसे कहेंगे यार, कि अगर मान लो कि ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, इसका मान लो ये एस्फीयर है, इसका रेडियस r है, और इसका भी मान लो कि मैंने मान लिया r है। इसके बीच जो ये सेपरेशन होगा
मान लेते हैं D, तो ये D क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए इस R से, ठीक है। तो मैं क्या कह लूँगा कि ये पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि मैं और तुम मान लो कि इतने से सेपरेशन पे हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ पर हो, क्या हम दोनों पॉइंट चार्ज हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो सेपरेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है हमारे मतलब डायमेंशन से, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि साइज ऑफ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल, चार्ज ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सेपरेशन। ये सेपरेशन से क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन काफ़ी कम होना चाहिए, साइज़ मतलब क्या होना चाहिए, काफ़ी छोटा होना चाहिए, तभी अपन पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि मतलब ये एक वॉल है, ठीक है, और इस पर हमने चार्ज दे रखा है कुछ, और ये एक वॉल है, इस पर भी मैंने चार्ज दे रखा है Q और Q, और इसके बीच सेपरेशन है R। तो मैं ऐसा नहीं बोल दूंगा कि इस दोनों के बीच फोर्स है F = KQ²/R²। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है KQ²/R²। समझ रहे हो बातों को, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, वो भी अपन बात करेंगे। आपको मैं CCD लेके चलूँगा, ठीक है, बताएंगे CCD क्या है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड साइज ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम, राइट। तो ये पहला प्रॉपर्टी लिख लेना है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। आपको मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही लिखना है। सेकंड प्रॉपर्टी में आप ये वाला लिखो, जो आप ये फर्स्ट लिखे हो ना, इसे आप कर लेना सेकंड प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्या लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, ठीक है। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। ये क्या है? सेंट्रल फोर्स है सर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द मासेस, राइट। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता है, हमेशा दो चार्ज के मतलब लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, इसलिए उसे क्या कह देते हैं, सेंट्रल फोर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेंट्रल फोर्स कह देते हैं। बाद में आपको पता चलेगा, जब मैं मॉडर्न फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, मतलब आप जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन पे तो सेम चार्ज होगा, तो वो तो रिपल्सन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ वैलिड नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा, ये वाला पॉइंट बताऊंगा मैं आपको क्या होगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना है कि क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है, क्योंकि वो लाइन ज्वाइनिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स को अपन क्या बोलेंगे कि वो सेंट्रल फोर्स नहीं है। सेंट्रल फोर्स कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इस तरह का। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी में ये लिख लेना आप, थर्ड प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। थर्ड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर किसे कहते हैं? आपने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि अगर मैं इस वॉल को, मतलब इस बोर्ड को मैं अगर 10 न्यूटन से इधर की तरफ, अंदर की तरफ प्रेस करता हूँ, तो ये भी मुझे क्या करेगा, इधर की तरफ पुश करेगा ना, कितने से? 10 से ही। तो उसी को तो कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। मतलब क्या, अगर मैं किसी दूसरे को थप्पड़ मारता हूँ और वो भी मुझे थप्पड़ मार दे, तो ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब क्या, ये कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फुलफिल करता है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ तो यही है बेसिकली यार, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप नेट फोर्स की बात करते हो, मान लो कि ये Q1 है और ये Q2 है और इसके बीच का सेपरेशन R है, तो हमने देखा कि इस पर भी फोर्स इधर की तरफ F लग रहा था, इस पर भी फोर्स F लग रहा था। मतलब इस पूरे सिस्टम पे अगर आपसे पूछा जाता है कि नेट फोर्स कितना होगा, तो कितना बोलोगे? 0 बोलोगे। नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर मान लो कि Q1 और Q2 दो चार्ज है और वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह अगर उसको कंसीडर मैं करता हूँ, तो नेट फोर्स बिटवीन दोज टू चार्जेस इज ऑलवेज
जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो मैं कह सकता हूँ कि मोमेंटम कंजर्व होगा। नेट फोर्स अगर जीरो है तो मैं क्या कहूँगा कि सर मोमेंटम कंजर्व होगा। यार अच्छे सवाल को डील करने के लिए ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, डेप्थ आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट का कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो जेईई में हमेशा यार मतलब क्वेश्चन को मिक्स करके ही पूछेगा, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको मिक्स करेगा और फिर पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान में दें। कहीं आप लिख लेना कि अगर दो Q1 Q2 दो चार्ज है और ये आइसोलेटेड है तो नेट फोर्स इस पर जीरो होगा, और अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो मैं जानता हूँ कि मोमेंटम कंजर्वेशन का यही एक तरीका है कि नेट फोर्स सिस्टम पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कहाँ लिख दूँ कि अगर नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ये चीज़ आपको ज़रूर मेंशन कर लेना है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, राइट। तो आप लिखते जाना, नंबरिंग अगर मैं मिस भी कर दूं तो आप लिखते जाना। फोर्थ में क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को मैंने कहा कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं सर, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट आता है। क्या आता है, पाथ इंडिपेंडेंट। जैसे अपन कहते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब अगर मैं इस मार्कर को h हाइट ऊपर रेज करता हूँ, कितना हाइट ऊपर रेज करता हूँ, h हाइट, तो वर्क डन आप कितना बोलते हो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलते हो, mgh। वर्क डन अगर मैं पूछता हूँ तो कितना बोलते हो सर, mg लगा नीचे, डिस्प्लेस कर रहे हो आप ऊपर, मतलब क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कितने के बराबर, माइनस mgh के बराबर। क्या अगर मैं ऐसा बोलता कि इस मार्कर को मैं ऐसे करके मतलब h हाइट रेज कर रहा हूं तो क्या अभी भी वर्क डन माइनस mgh ही होता, बिल्कुल सर। क्यों, क्योंकि ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। आप कैसे यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो इस पॉइंट तक, ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने कैसे ले गया, ऐसे ले गया आपने या फिर आप सीधा लेके जा रहे हो, इट्स डजेंट मैटर, इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक मैं ले जा रहा हूँ तो वर्क डन माइनस mgh। उसी तरह से मतलब आप इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर इस तरह से ले जा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वजह से वर्क डन मतलब उसके पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पाथ से ले जा रहे हो, वर्क डन सेम आना है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब क्या, इसकी वजह से वर्क डन जो आता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल आता है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूँ सर, हाँ बिल्कुल सर। क्यों, क्योंकि जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, उसी तरह से मैं क्या कह लूँगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइंड किया जा सकता है। क्लियर है ये चीज़, तो ये बात ठीक है, बस छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान में रखना है कि ये फोर्थ पॉइंट। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ कि फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 1 फर्मी। लेस देन 1 फर्मी मतलब क्या, लेस देन 1 फर्मी का कहने का मतलब क्या, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर न्यूक्लियस की मैं बात करता हूँ तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो मैं बस जिक्र कर रहा हूँ प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन भी होता है यार, न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। तो आप देखो क्या कि ये प्रोटॉन है, और आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, लेकिन रिपल्सन होने के बावजूद भी ऐसा होता है कि न्यूक्लियस टूट जाता है, बिखर गया न्यूक्लियस टूट के, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रिक फोर्स से। इस रेंज में, किस रेंज में, 1 फर्मी। 1 फर्मी कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर, मतलब नैनो लेवल से भी काफ़ी कम, ठीक है ना, काफ़ी कम डिस्टेंस होता है। आप समझ रहे हो कि एटम का ही साइज़ कितना कम होता है, तो न्यूक्लियस का ऑब्वियस सी बात है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस भी तो बहुत ही कम मतलब साइज़ का होगा ना। तो इस वजह से अपन क्या बोल रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस इज लेस देन 1 फर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जीत जाता है, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेटिंग होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पे, ठीक है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी में अगर आप मतलब सॉरी बार बार मैं प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, आप 6th पॉइंट में ये भी आप ऐड कर सकते हो कि जब अपन मीडियम में रखते हैं तो वो फोर्स कितना हो जाता है, k टाइम्स रेड्यूस हो जाता है। फोर्स क्या हो जाता है, k टाइम्स रेड्यूस हो जाता है जब हम किसी चार्ज को मीडियम में रखते हैं। 2 चार्ज को अगर आप मीडियम में रख देते हो तो क्या हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है। कितना टाइम्स कम हो जाता है, k टाइम्स रेड्यूस हो जाता है। क्लैरिटी बातों में। अब यार पूरा का पूरा अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो स्टार्ट करें न्यूमेरिकल, चलो देखते हैं। चलो देखो,
सेकंड क्वेश्चन जो अपने पास है, फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो वो डायमेंशनल फार्मूला वाला किया वो फर्स्ट क्वेश्चन था, नंबरिंग आप ज़रूर करते जाएं। और ये सेकंड क्वेश्चन जो है अपने पास वो क्या है, फाइंड द मिनिमम फोर्स। क्या पूछा है आप ज़रा सा ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या पूछ रखा है, मिनिमम फोर्स। फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन द चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। कितने के सेपरेशन पे है, 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे, और पूछा गया है मिनिमम फोर्स। तो आप फोर्स क्या जानते हो, आप फोर्स जानते हो ये क्या होता है, के Q1 Q2 का मॉड अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे लिखो मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2, बात बराबर है। अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो तो कोई भी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो आप एक बात देखो कि फोर्स को मुझे मिनिमम करना है, फोर्स को मुझे क्या करना है, मिनिमम करना है। तो फोर्स को मिनिमम करने का क्या तरीका, फोर्स को मिनिमम करने का सर दो तरीका है। या तो आप इस चार्ज के प्रोडक्ट को मिनिमम कर दो, इसे क्या कर दो, मिनिमम कर दो, या फिर इसके सेपरेशन को क्या कर दो, मैक्सिमम कर दो। सेपरेशन को क्या कर देंगे, मैक्सिमम, ठीक है। तो फोर्स को मिनिमम करने का सर या तो इस दोनों को, मतलब इस दोनों के प्रोडक्ट को मिनिमम कर देंगे, चार्ज के प्रोडक्ट को, जब आर को मैं कांस्टेंट रखूंगा। मतलब ये मिनिमम कब होगा, जब आर को मैं कांस्टेंट रखूं, ठीक है। क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ को वैरी कर दोगे तो आप मतलब पता ही नहीं कर पाओगे कि मिनिमम और मैक्सिमम, तो किसी एक चीज़ को वैरी करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या करा, इस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट को पहले मिनिमम किया, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, आर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और जब मैं आर को मैक्सिमम कर रहा हूँ, मतलब सेपरेशन को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस Q1 Q2 के मॉड के प्रोडक्ट को मतलब मुझे क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। समझ रहे हो, इसके प्रोडक्ट को मुझे क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी मैं इस फोर्स को मिनिमम कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो, मतलब क्योंकि आपको अप्रोच पता होना चाहिए क्वेश्चन का। जब तक आप अप्रोच नहीं सीखोगे तब तक न्यूमेरिकल करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए, राइट। तो अब क्वेश्चन में आया कि फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन द चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, आर को उसने पहले ही फिक्स कर रखा है, इस आर को तो मैं चेंज कर नहीं सकता। क्या मैं इस आर को चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो मैं चेंज किसको कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ, मतलब इसके प्रोडक्ट को चेंज कर सकता हूँ। तो अब जरा सा याद करना, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर आप जरूर जाके देख लें, तभी आपको आइडिया मिलेगा कुछ, ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने वहाँ पे बताया भी था कि मतलब इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस आएगा, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में जब मैंने बता रखा था कुछ चीज़ें, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि फोर्स को मुझे मिनिमम करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मिनिमम क्या होगा, जब ये चार्ज मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, एलिमेंट्री चार्ज के बराबर, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। याद करो मैंने वहाँ पे बताया था बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब क्या, अगर मैं एक चार्ज यहाँ पर ले लूँ और एक चार्ज यहाँ पर ले लूँ और दोनों का मैग्नीट्यूड में क्या ले रहा हूँ, सेम ले रहा हूँ, कितने के बराबर ले रहा हूँ, ई के बराबर ले रहा हूँ, क्योंकि इससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है ना। यही एलिमेंट्री चार्ज है और इसके बीच का सेपरेशन कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो मैं बता सकता हूँ ना यार, मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 भी सर यही है, Q1 भी क्या है, ई है, और Q2 भी सर क्या है, यही ई के बराबर है। क्लैरिटी बातों में। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि k इंटू के का वैल्यू कितना हो जाता था, k का वैल्यू कितना हो जाता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अपन 9 × 10⁻⁹ यूज़ किया करते थे, इंटू ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। ई का वैल्यू कितना हुआ करता था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद करो जरा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होल स्क्वायर अपॉन, क्या मैं 1 का स्क्वायर कर दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 1 सेंटीमीटर है और ये आप सारा का सारा SI यूज़ कर रहे हो, तो इस 1 सेंटीमीटर को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻⁻2 मीटर। अरे सही बोल रहा हूँ ना यार, 1 सेंटीमीटर कितना, 1/100 है ना। तो 10⁻2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, 10⁻2 का क्या होता है, आर स्क्वायर, मतलब क्या, ये, ठीक है। तो इस वाले डेटा को आप जब कैलकुलेट करोगे तो यही आपको क्या दे देगा, मिनिमम फोर्स दे देगा। क्या क्लैरिटी है बातों में। तो इस तरह से यार अपन फोर्स को मतलब मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और अगर मुझे मैक्सिमाइज़ करना हो तो मैक्सिमम के लिए क्या कर सकते हैं, आर को मुझे मतलब मिनिमम अगर मैं रखता हूँ तो फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इस Q1 Q2 के प्रोडक्ट को अगर मैं मैक्सिमम रखता हूँ तब फोर्स मैक्सिमम होगा, जो कि सेकंड सवाल में आपको चाहिए, ठीक है। जरा सा आप देखना, थर्ड है ये। ए सर्टेन चार्ज कैपिटल Q, सर्टेन चार्ज, एक कैपिटल Q चार्ज था, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q माइनस Q एंड स्मॉल q।
ठीक है, क्या डिवाइड किया जा रहा है, Q माइनस क्यू में और स्मॉल q में डिवाइड किया जा रहा है। पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q एंड स्मॉल q, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q टू हैव मैक्सिमम कूलम्ब रिपल्सन। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कूलम्ब रिपल्सन, ये चीज़ आपसे पूछा गया है और ये सवाल आपको ही करने हैं और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका आंसर बताओगे। थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफ्रेंशिएशन का यूज़ हो, तो मैं थोड़ा सा इतना सा हिंट आपको दे दिया तो आप कर पाओगे। बस रिलेशन आपको यही यूज़ करना है, आपको सोचना है क्या डिस्टेंस गिवन है, देखो डिस्टेंस गिवन है, बस आपको सोचना है कि फोर्स को मैं मैक्सिमम कैसे कर सकता हूँ, फोर्स को मैं मैक्सिमम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मिनिमम तो मुझे पता है, फोर्स मुझे मिनिमम करने के लिए पता है कि मैं चार्ज को मिनिमम रख सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम कितना रख सकता हूं ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सा हिंट है आपके लिए, डेरिवेटिव का यूज़ होना है इस क्वेश्चन में, और आपके ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तब बताने आपको कि मैक्सिमम कूलम्ब रिपल्सन कितना आएगा वो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर करें। तो कमेंट बॉक्स में करने के लिए आंसर रहे आपके पास 2, तो जिस इंस्टेंट पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन उसी इंस्टेंट पर आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट मेंशन करोगे, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, आप ज़्यादा नैनो लेवल पे जाके सोचोगे किसी भी चीज़ को कि मैं ये करूँ या ना करूँ, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसी इंस्टेंट पे उस काम को अंजाम देना चाहिए, ठीक है। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। तो चलो 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको मैकेनिक्स के अंदर ले चलता हूँ कि मैकेनिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछे जा सकते हैं। तो लिखें जरा सा क्वेश्चन आप, 4th नंबर में लिखना है आपको क्वेश्चन। हाँ, राइट डाउन, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज स्मॉल q, ए पार्टिकल हैविंग चार्ज स्मॉल q, और ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट चार्ज, ब्रैकेट में क्या लिखना, फर्स्ट चार्ज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, is held fixed on a horizontal surface, is held fixed on a horizontal surface। आप लिख पाए ए पार्टिकल हैविंग स्मॉल चार्ज q, ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट चार्ज, ब्रैकेट क्लोज, इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, फुल स्टॉप। यार बारिश होने लगी शायद। ए सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m stays in equilibrium on the surface at a distance d from the first charge। क्या बोल रखा है जरा सा सुनना, ये कोई एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ये एक Q चार्ज है, ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज है, इसे क्या बोल रखा है हमने, ये फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज, ठीक है। तो ए पार्टिकल हैविंग Q फर्स्ट चार्ज इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस, एक सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, इसका मास m दे रखा है, ठीक है, ये सेकेंड पार्टिकल है, सेकेंड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एट अ डिस्टेंस d, कितने सेपरेशन पे है, ये सेपरेशन इसके बीच कितना है, d सेपरेशन दिया हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या पूछ रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड दिस सेकेंड पार्टिकल इज म्यू, कहाँ का दिया हुआ है, यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन जरा आप लिखो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड दिस सेकेंड पार्टिकल इज म्यू, फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल में लाई, ठीक है, फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल में लाई। ये आपसे पूछ रखा है कि ये सेकेंड पार्टिकल जो है, मान लो कि इस पे चार्ज कितना दे रखा है हमने, Q, ठीक है, ये कैपिटल Q हमने बोल रखा है, ठीक है। तो ये मतलब चार्ज का रेंज कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया, 2 चार्ज है, उसे हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा गया है और वो रफ सरफेस है, और ये बोला गया है कि ये सेकेंड चार्ज और सरफेस के बीच में क्या है, कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, ये म्यू के बराबर, ठीक है। अब पूछा गया है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये इस Q का रेंज कितना होगा, इस Q का पूछ रखा है कि रेंज क्या होगा, ठीक है, रेंज समझ रहे हो, मतलब Q कितने से कितने के बीच वैरी कर सकता है। क्लैरिटी बातों में, बिल्कुल सर। एक बात जरा सोचना तुम कि अगर ये स्मॉल q है और ये फिक्स्ड है, ठीक है, और ये कैपिटल Q है, ठीक है,
तो ये स्मॉल क्यू इस पे फोर्स किधर की तरफ देगा, इधर की तरफ देगा। कितने के बराबर देगा सर, के क्यू क्यू का मॉड अपॉन सेपरेशन कितना दिया हुआ है डी, तो डी का स्क्वायर कर लेंगे। क्लैरिटी बातों में। तो ये अब ये क्या कर रहा है, ये स्मॉल क्यू फिक्स्ड है, ये कैपिटल क्यू को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका एक बात सोचो, ये स्मॉल क्यू जो है जिसका मास m है, इसका मास कितना है m दे रखा है, तो ये इसका टेंडेंसी किधर है जाने का, टेंडेंसी है इधर जाने का। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, जिधर की तरफ उसका टेंडेंसी होता है जाने का उसके ऑपोजिट लगता है, उसके ऑपोजिट लगता है। तो ये क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। और इक्विलिब्रियम में अगर रहना है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड पार्टिकल की, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या केस होता है, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए सर क्या केस होगा कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब क्या, नेट फोर्स कितने के बराबर हो जाना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर। समझ रहे हो, ये फोर्स और ये स्मॉल एफ जो है ये क्या है, फ्रिक्शन, ये क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। जिनको थोड़ा सा 11th में प्रॉब्लम है उसके लिए मेरा सिंपैथी आपके साथ है, ठीक है। क्योंकि यार मतलब जे में जो क्वेश्चन आते हैं वही मतलब कॉन्सेप्ट को मर्ज करके ही पूछा जाता है। तो आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैकेनिक्स को तो इजीली घुसाया जा ही सकता है, ठीक है ना। तो वही आपको देखने को मिल रहा है। ये यार बस अभी मतलब ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी मतलब आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम किस तरह के हो सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा मतलब क्वेश्चंस के बौछार, है ना। तो ये f इज इक्वल टू स्मॉल एफ के बराबर, और स्मॉल एफ होता कितना है, स्मॉल एफ होता कितना है, लेस देन म्यू इंटू नॉर्मल। क्या होता है, एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आप समझ रहे हो कि ये चार्ज, इसका mg क्या लग रहा होगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन कैसा लग रहा होगा ऊपर। आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं आ रहा है मुझे पता है, ठीक है। ये मान लो कि m मास है, क्लियर है। इस पे mg इसका लग गया नीचे, है ना, और ऊपर क्या लग गया, नॉर्मल रिएक्शन। इधर की तरफ क्या लग रहा है, इसका मैंने सेकेंड पार्टिकल का ये FBD बनाया है, ये FBD है किसका, सेकेंड पार्टिकल के लिए। समझ रहे हो, ये FBD हमने सेकेंड पार्टिकल के लिए बनाया। इसका मास m है, चार्ज क्या है, q है। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। समझ रहे हो, ग्राउंड है ये, क्लियर है ये चीज़। तो बस इसी स्मॉल f को कैपिटल F के बराबर हमने कर रखा है। और फ्रिक्शन क्या होता है सर, F इज लेस देन इक्वल टू म्यू n, है ना। ये अपना हमेशा लिमिटिंग वैल्यू लेता है। तो n कितने के बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। ये तुम जानते हो n क्या हो जाता है, mg के बराबर। तो यहाँ से मैं फ्रिक्शन कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन कितना हो जाएगा यार, लेस देन इक्वल टू म्यू mg। क्लियर है ये चीज़। और f कितने के बराबर है, कैपिटल F के बराबर। और ये कैपिटल F कितना है, के क्यू क्यू डी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, f का वैल्यू F के बराबर है, तो के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg, इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg। और ये मॉड के अंदर होता है सर, ये क्या होता है, मॉड के अंदर। ये जरूर ध्यान में रखना है, ये मॉड के अंदर होता है। क्लैरिटी बातों में। चलो, तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है सर कि ये जो आएगा वैल्यू आपको मॉड ऑफ क्यू, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू mg डी स्क्वायर, म्यू mg डी स्क्वायर अपॉन के क्यू, अपॉन के क्यू। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, मॉड ऑफ क्यू इज लेस देन इक्वल टू, के का वैल्यू कितना हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू mg डी स्क्वायर अपॉन क्यू, ठीक है। तो यही इसका रेंज है यार, रेंज क्या हो जाएगा ये। और जब आप लिखते हो ना कि मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, x क्या कर सकता है, 1 से कम और ये -1 से ज़्यादा। ये मैथ्स में आप जानते हो। तो मैं रेंज क्या कह सकता हूँ, ये चार्ज क्या हो सकता है, प्लस माइनस दिस, प्लस माइनस ऑफ, मतलब मैं अगर सिंपली बोलूँ तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस। क्योंकि ये यार ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अरे मानते हो या नहीं, क्यों, क्योंकि सर अगर पॉजिटिव हुआ तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ। अगर ये नेगेटिव होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ। क्या फ़र्क पड़ता है,
इसलिए मैंने कहा था कि मैग्नीट्यूड हमेशा यूज करना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये बात है यार। तो आप क्या कह सकते हो, क्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस माइनस, और ये वाला डेटा जो भी आपने लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू mg डी स्क्वायर अपॉन क्यू। क्वेश्चन अच्छा था? अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगेगा सर, मैकेनिक्स आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, राइट। चलो दूसरा सवाल करते हैं। चलो देखो अपने पास ये 5th सवाल है। टू पॉजिटिव आयंस इज कैरिंग अ चार्ज स्मॉल q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. इफ f इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूछ रखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम आयन विल बी E being the charge of an electron. स्मॉल e को क्या बोल रहा है, E being the charge of an electron. और ये आपके कुछ ऑप्शंस है, पहले आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, मतलब कैसे अप्रोच करना है, फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो चलो देखो क्या कर रहे हैं। टू पॉजिटिव आयंस इज कैरिंग अ चार्ज स्मॉल q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. तो जैसा उसने बोला वैसा मैंने कर दिया। तो ये स्मॉल q है, ये भी स्मॉल q है, इसके बीच सेपरेशन कितना है, d है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ़ f इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन, ऑब्वियस सी बात है दोनों चार्ज सेम नेचर का है, तो इधर की तरफ f फोर्स लग रहा है, तो इधर की तरफ भी क्या लगेगा, f फोर्स लगेगा। और इसका मैग्नीट्यूड अपन जानते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लिख देते हैं यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। अरे यही तो लिखते हैं, ये चीज़ हमने फोर्स लिख दिया। क्लैरिटी बातों में? तो ये बात हो गई यार, तो फोर्स हमने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि इफ f इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर पूछ रहा है। याद करो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया था, क्या बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ऑब्वियस ही बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता था, q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। तो अगर नंबर चाहिए तो q इज इक्वल टू एनी यूज कर सकते हैं, q इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं, एनी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से q का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ से q का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो क्या मुझे n मिल जाएगा सर? बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो यहाँ से मैं q जब मैं निकालने गया तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा यार, जरा सा ध्यान से सुनना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट fd स्क्वायर का ओवर रूट। यही तो, क्या मैंने सही करा, कोई गलती तो नहीं करा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट fd स्क्वायर का ओवर रूट, हाँ बिल्कुल सही किया। तो अब क्या कर लोगे, ये वाला चीज़ इसमें जाके रखोगे, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट fd स्क्वायर अपॉन e। ठीक है, अब इसको अंदर ले जाएंगे क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो अंदर में जब लेके जाऊंगा इसको तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है शायद। ठीक है, तो इसको रूट को देखो आप, इसको अंदर में ले जाऊंगा तो रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, e स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यही तो ऑप्शन है यार। ठीक है, सही हुआ आपका, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से अपन कह सकते हैं, सवाल को इस तरह से यार अप्रोच करते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देखा आपने क्वांटाइजेशन का किस तरह से यूज़ हुआ, q इज इक्वल टू एनी का। ठीक है, तो इसलिए आप सारे फॉर्मेट को याद रखें कि किसका कहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब आप हेडिंग डालें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो हेडिंग डालें क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ये क्या कहता है यार, मतलब ये कभी कभी मतलब किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसका मैं एप्लीकेशन आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को मतलब इसका एप्लीकेशन किस क्वेश्चन में करना है, किस तरह के क्वेश्चन को आप डील करने के लिए ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसे समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ मतलब इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो सकता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा कि सर अगर दो चार्ज है तो उसके बीच आप फोर्स कहते हो कि k q1 q2 का मॉड अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कहते हो। अब मान लो कि मुझे इसे वेक्टर बनाना है, तो इसे वेक्टर बनाने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर कैप, ऐसा लिख दूँ? क्यों? क्योंकि जब आप इसका मॉड लोगे तो फोर्स वेक्टर का मॉड मतलब f, और इसका मॉड ले लोगे तो यूनिट वेक्टर है ये, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका आप मॉड ले लोगे तो ये कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, f वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड, आर वेक्टर का मॉड।
अरे यूनिट वेक्टर ऐसे ही कहते हैं ना, थोड़ा सा आप वेक्टर जरूर रिवाइज कर लेना। यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। ये क्लास में हमने काफ़ी अच्छी तरह से बता रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। क्लैरिटी बातों में, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा यार, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये चीज़ यहाँ पे अब क्या आ रहा है, आर क्यूब आ रहा है, ठीक है। या तो ऐसे आप लिखो या तो आप ऐसे लिखो, तो ये फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। अब जरा सा चलते हैं इस वाले फॉर्मेट में। अगर मान लो कि मुझे दो चार्ज दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा जाएगा कि वेक्टर फॉर्म में, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें सवाल एक बताता हूँ, फिर उसके बाद इसे डील करेंगे। मान लो कि ये एक मान लिया हमने ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है, ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये है। और ये कोई मान लो कि दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम और इसका पोजीशन मान लिया हमने ये 2, 3, 4 है, मान लिया हमने इसे, कुछ भी हमने रैंडम सा मान लिया, ठीक है। पूछ दिया जाएगा कि मतलब ये 1 कूलम इस -2 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये वेक्टर फॉर्म में बताओ। ये बात तो फिक्स है कि ये 1 कूलम क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ये आपको बताना है। तो ये अब कैसे बताओगे, वेक्टर फॉर्म में आप कैसे बताओगे, समझ रहे हो बातों को। तो वही अपन डील कर रहे हैं यहाँ से, क्लैरिटी बातों में। तो बस आपको करना क्या है, आप देखो क्या, ये दोनों हमने सेम नेचर का ले रखा है, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो बस अगर ऑपोजिट होगा तो क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, है ना। ये अभी क्या है, रिपल्सिव है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, मतलब दोनों चार्ज का नेचर क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। क्लैरिटी बातों में। तो अब इस फोर्स को मैं सर लिखूंगा कैसे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, देखो आप जरा, मैं किस पे निकाल रहा हूँ, 1 पे निकाल रहा हूँ। किस पे निकाल रहा हूँ, 1 पे निकाल रहा हूँ। किसकी वजह से निकाल रहा हूँ, 2 की वजह से निकाल रहा हूँ। तो जिस पे फोर्स निकालते हैं ना, जिस पे फोर्स निकालते हैं उसके पोजीशन वेक्टर में से दूसरे के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे आपको बस लिख देना है, 1 पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है, R12, यहाँ पे क्या लिखना है, R12, यहाँ पे क्या लिख दोगे, क्यूब, ठीक है, R12 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देना है, कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, है ना। और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, R12 वेक्टर, ठीक है। बस ये हो गया। और अगर F21 चाहिए तो क्या कर लेंगे, जस्ट एक नेगेटिव लगा देंगे, है ना। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ F21, है ना। तो ये आपको F21 वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरह से अपन यूज़ कर सकते हैं। सर ये पूरा क्लैरिटी नहीं आया कि मतलब ये हो क्या रहा है आखिर में। आज आप सर ना बहुत बाउंसर मार रहे हो, है ना यार ये मतलब R12 वेक्टर कुछ भी नहीं है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, 11th का पाप निकल रहा है ना। 11th में आपने बहुत फांकी मारा है ना, तो वही निकल रहा है अभी। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आप कह लेते हो। तो इस R12 को मैं क्या कह लूँगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझ लो बातों को। बस ये R1 वेक्टर को तो तुम बता ही सकते हो, R1 वेक्टर कितना है, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, R1 वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ये R1 को मैं क्या बोल रहा हूँ अब, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 माइनस 0 आई कैप प्लस y1 माइनस 0 जे कैप प्लस z1 माइनस 0 के कैप। मतलब ये क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, है ना। फिर ये R2 वेक्टर आप क्या लिख दोगे, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप।
क्लियर है ये चीज़? तो इस तरह से अपन क्या कर लेते हैं यार, R1 और R2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट आप ऐसे कर सकते हो कि R12 मुझे क्या मिल जाएगा वहाँ से, आप ज़रा सा देखना। यहाँ से जब आप लिखोगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो R1 वेक्टर पता है, R2 वेक्टर पता है, तो ये जब आप माइनस करोगे तो क्या लिख दोगे, x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप, ठीक है। इस तरह से ही तो लिख लेंगे यार। तो ये हमने लिख लिया, और जब आप ये लिख लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और जब आपको F21 चाहिए तो बस आपको क्या कर लेना है, नेगेटिव लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा, जब मतलब आप ये मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो बोलोगे क्या मास्टर कुछ लिखता भी नहीं है। F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या कर लोगे, जस्ट KQ1 Q2 लिखना है, KQ1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, और ये यहाँ पे क्या कर लेना है, R21 वेक्टर, है ना। तो ये चीज़, तो बात तो बराबर ही है ना यार। तो R21 को आप क्या लिख सकते हो, जस्ट R2 माइनस R1, है ना। R21 क्या है, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब ये आप मान लो कि F21 वेक्टर मुझे चाहिए, क्या चाहिए, F21 वेक्टर। तो F21 वेक्टर निकालने के लिए क्या कर लेना है आपने, ये K। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है इस फॉर्मेट के अंदर, Q1 एंड Q2 मस्ट बी सब्सटीट्यूटेड विथ साइन। जब भी वेक्टर फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं तो चार्ज के साथ हमेशा पुट करो, और जब मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ मुझे क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड पकड़ के रखना होता है चार्ज का। और इस वाले फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्म में, हमेशा Q1 एंड Q2 मस्ट बी सब्सटीट्यूटेड विथ साइन, ठीक है। ये साइन के साथ सब्सटीट्यूट करना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यार ये आप करने की कोशिश करना। ये वाला जो सवाल है आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि ये F21 वेक्टर कितना आएगा, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहीं से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है।